चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं वापस से नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब तक अपन ने जो पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी को कोई समस्या है तो बताइएगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक के लिए बात करते हैं माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ। बेटा माध्य मुक्त पथ के लिए बात की जाती है। ठीक है, माध्य मुक्त पथ को बोला जाता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ ये वो बेटा आप लोगों के पास में मीन फ्री पाथ। अब देखो बेटा ये मीन फ्री पाथ में है क्या, मैंने आप लोगों को बता रखा है बेटा, जितने भी गैसियस पार्टिकल होंगे वो गैसियस पार्टिकल जिगजैग पाथ में मूव करते हैं, मींस टेढ़े मेढ़े पथ में गति करते रहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जितने भी गैसियस पार्टिकल मानेंगे वो सारे के सारे गैसियस पार्टिकल कैसे मूव करने चाहिए बेटा, जिगजैग पथ में मूव करने चाहिए। और जो जिगजैग पथ में मोशन होगा वही मोशन उनका क्या होगा, ब्राउनियन गति के फॉर्म में होगा। तो बेटा एक बात ये भी तो पूछी जा सकती है ना कि गैसियस पार्टिकलों का मोशन किस प्रकार से होता है। गैसियस पार्टिकलों का मोशन ब्राउनियन गति के रूप में होता है। ठीक है, तो देखो बेटा आप लोगों ने सपोज किया कि ये कोई गैसियस पार्टिकल है, ये गैसियस पार्टिकल कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है। अब ये गैसियस पार्टिकल अगर यहां से मूव कर रहा है तो बेटा ये इस प्रकार से मूव कर रहा है, आ रही है बात समझ में। और यहाँ पे भी ये गैसियस पार्टिकल है, सपोज किया यहाँ पे भी ये गैसियस पार्टिकल है। अब इन गैसियस पार्टिकल के लिए जो गति होगी वो इन गैसियस पार्टिकल की गति ब्राउनियन गति होगी। कौन सी गति बेटा, ब्राउनियन गति। तो ये क्या है, गैसीय कणों की ब्राउनियन गति। गैसीय कणों की ब्राउनियन गति। अब इस ब्राउनियन गति में होता क्या है बेटा कि माध्य मुक्त पथ है क्या कि गैसीय कणों की दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी। क्या बेटा, गैसीय कणों की दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी। ठीक है, वही क्या होगी बेटा, माध्य मुक्त पथ के रूप में होगी। मैंने सपोज किया बेटा कि पहले वाले पाथ में इसने λ1 दूरी तय की, दूसरे वाले में λ2, तीसरे वाले में λ3 और लास्ट वाले में कितनी दूरी तय की बेटा, λn दूरी तय की। ठीक है, तो देखिए कि माध्य मुक्त पथ इनका किस प्रकार से निकाला जाएगा कि जो टोटल माध्य मुक्त पथ होगा लैम्डा, वो लैम्डा बन जाएगा बेटा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस डॉट 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 प्लस λn अपॉन n। ये किसी भी गैसियस पार्टिकल के लिए माध्य मुक्त पथ होता है। अब इस माध्य मुक्त पथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ध्यान दीजिए बेटा कि जब भी गैसियस पार्टिकल की एक टक्कर होगी, जब भी गैसियस पार्टिकल की एक टक्कर होगी तो उस टक्कर के दौरान वो चलने वाला पार्टिकल कैसे चलेगा, नियत वेग से एक सीधी रेखा में चलता है। क्या, नियत वेग से सरल रेखा में गतिशील होगा। क्या बोलोगे बेटा कि जब भी गैसियस पार्टिकलों के मध्य में टक्कर होती है तो टक्कर के पश्चात उनके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि गैसियस कणों की टक्करों के मध्य, गैसियस कणों के वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। गैसीय कण नियत वेग से एक सीधी रेखा में गतिशील होते हैं। चलो बेटा, अब आपको पता है कि जो गैसियस कण है उनको आपने किस प्रकार से माना है, स्फेरिकल फॉर्म में माना है। क्या माना है बेटा, स्फेरिकल फॉर्म यानी गोलाकार माना है। अब ये देखो कि ना गोले के लिए क्या होगा, रेडियस होगा, तो उनके लिए डायमीटर भी होगा। तो देखिए बेटा कि अगर आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना हो तो लैम्डा कैसे निकाल सकते हो कि लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर, वेयर जहां n क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित नंबर ऑफ मोल। ठीक है, एकांक आयतन में उपस्थित
नंबर ऑफ मोल, और डी क्या है, गैसीय कण का व्यास। डी क्या है बेटा यहाँ पे, गैसीय कण का व्यास। ठीक है बेटा, तो ये चीज होती है माध्यम मुक्त पथ में। तो सिंपल सा आप क्या बोलोगे, एक बार वापस से देख लीजिए बेटा। माध्यम मुक्त पथ में क्या है कि माध्यम मुक्त पथ में जितने भी गैसेस पार्टिकल होंगे वो गैसेस पार्टिकल जिगजैग पाथ में मूव करते हैं, और यदि गैसेस पार्टिकल जिगजैग पाथ में मूव कर रहे हैं तो उनके जिगजैग पाथ में होने वाली गति को ब्राउनियन गति कहा जाता है। यहाँ पे देखिए बेटा कि ये पार्टिकल जैसे मूव हो रहा है, इसका क्या है, ये रैंडमली मोशन है, यानी यादृच्छिक गति भी इसको बोला जा सकता है। जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक चला, जब ये गैसेस पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी λ1 है, देन आगे λ2, λ3 और लास्ट वाले के लिए कितना है बेटा, λn। तो जो इनके लिए माध्यम मतलब क्या है कि इन सारे पथों का मुझे औसत मान निकालना है। तो औसत मान निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है बेटा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अगर मुझे लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो लैम्डा कैसे फाइंड आउट करना होगा कि λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 डॉट 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 λn अपॉन n। अब बेटा बात की जाती है, ये पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल याद रखना है इसको, क्या कि जब भी गैसेस पार्टिकलों की टक्कर होती है तो टक्कर के पश्चात उनके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात गैसीय कण नियत वेग से एक सरल रेखा में गतिशील होते हैं। ठीक है, अब बेटा अगर आपको लैम्डा के फॉर्म में यानी λ1, λ2 और λ3 नहीं बता रखा हो तो लैम्डा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, तो उस सिचुएशन में आपको उसने क्वेश्चन में बता रखा होगा नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या और उस गैसियस पार्टिकल का व्यास बता रखा होगा। उस सिचुएशन में लैम्डा फाइंड आउट कैसे करोगे कि लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई nd स्क्वायर। ठीक है, जहां n क्या होगा, एकांक आयतन में उपस्थित नंबर ऑफ मोल, और d क्या होगा, गैस का व्यास। ओके, चलो देखते हैं बेटा, यहाँ पे आपके केटीजी के पूरे टॉपिक समाप्त होते हैं। अब हमें बात करनी है कि इन टॉपिकों से संबंधित न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या है, यहाँ पे हमारा मेन मोटो है कि टॉपिक को समझ के न्यूमेरिकलों को बहुत अच्छे से सोल्व करना, न्यूमेरिकल अप्रोच को स्ट्रॉन्ग बनाना कि किसी न्यूमेरिकल को किस प्रकार से सोल्व करें या उसका मेथड क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। यहाँ पे बेटा हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, और न्यूमेरिकल सेक्शन में हम स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे जैसे हम स्टार्टिंग से टॉपिक पढ़ते आते हैं उनके बेसिस न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा ऐसा मैंने आप लोगों को बता भी रखा होगा, ये कोई आपको ग्राफ बता रखा है, ये आपको कोई ग्राफ बता रखा है, और ये ग्राफ है बेटा पी का और वी का। इसका ग्राफ है बेटा पी का और वी का ग्राफ है। ओके, यहां आपको उसने कर्व दिया बेटा, कोई कर्व दिया हुआ है, ये इस प्रकार के बेटा उसने 3 कर्व दिए हुए आप लोगों को। ठीक है, पीवी वक्र में 3 कर्व दिए हुए हैं, और इस कर्व का टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और इसका टेम्परेचर बेटा T3। ठीक है, अब हमसे ये बोला गया है कि इनके लिए कि इन तीनों तापमानों में क्या संबंध होगा, क्या पीवी वक्र आपको देगा एग्जाम में, और उसमें उनके टेम्परेचरों के मध्य में क्या संबंध होगा। तो बेटा ध्यान से सुनो कि पीवी वक्र के लिए जो इसका स्लोप होगा यानी इसका जो ढाल होगा वही ढाल इसका तापमान को व्यक्त करेगा। अगर यह ढाल उसके तापमान को व्यक्त कर रहा है तो देखो बेटा, अगर आप चाहो तो ना स्लोप से इसको फाइंड आउट कर सकते हो, और स्लोप से अच्छा मेथड मैं आप लोगों को समझाता हूं कि पीवी वक्र में जो भी वक्र मूल बिंदु से जितना ज्यादा दूर होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, और जो वक्र मूल बिंदु के जितना पास होगा उसका टेम्परेचर उतना ही कम होगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे इस ओरिजिन यानी मूल बिंदु से सबसे ज्यादा दूर कौन सा वक्र है, T1 वाला है, और सबसे पास में कौन सा है बेटा, T3 वाला। आ रही बात समझ में? तो बेटा जो सबसे ज्यादा दूर हुआ उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा
फिर T2 और लेस देन T3। यानी इस वक्र के लिए क्या संभव है बेटा कि T1 का मान सबसे ज्यादा होगा और T3 का मान सबसे कम होगा। चलो सेकंड देखो, तो नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल के लिए। सेकंड न्यूमेरिकल में बेटा ये है कि आपके पास में कोई वक्र बता रखा है, ठीक है, T और P के बीच में आपको कोई वक्र बता रखा है। देखिए कि सेकंड क्वेश्चन में ये बेटा कि यहां से आपको T और P के बीच में वक्र बताया हुआ है। इस वक्र के लिए एक लाइनिंग ये है और एक लाइनिंग ये है, कुछ इस प्रकार से बता रखा है। इन दोनों के लिए वॉल्यूम का वैल्यू सेम है, इसके लिए मास m1 है और इसके लिए मास m2 है, ठीक है। देन पूछा गया है आप लोगों से कि m1 इज ग्रेटर देन m2, सेकंड ऑप्शन है बेटा m2 इज ग्रेटर देन m1, थर्ड ऑप्शन है m1 इज इक्वल टू m2 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए बेटा चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जब भी आपको कोई वक्र बता रखा हो तो उस वक्र का आपको स्लोप फाइंड आउट करना होता है। स्लोप क्या होता है बेटा y अपॉन x। तो यहाँ पे देखिए y अपॉन x के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसका स्लोप क्या निकलना चाहिए बेटा, t अपॉन p के फॉर्म में निकलना चाहिए ना। तो देखते हैं, देखो बेटा आप लोगों को पता है कि फॉर आइडियल केस, अगर बेटा आइडियल केस के लिए बात करते हैं तो PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, देन PV इक्वल टू n क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो देखिए बेटा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इनटू RT। आपको बेटा क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है T अपॉन P। तो देखो बेटा कितना हो जाएगा T अपॉन P, T अपॉन P इक्वल टू mv अपॉन स्मॉल m इनटू r। देखो बेटा उस गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम दोनों के लिए इक्वल बता रखा है तो v को अपन क्या मान ले बेटा, कांस्टेंट मान ले। r तो क्या है, कांस्टेंट है, r को क्या बोलते हैं, गैस नियतांक। तो बेटा ये कितना बच गया, देन ये बच गया बेटा आप लोगों के पास में t अपॉन p इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन स्मॉल m। बेटा ये उसके मॉलिक्यूलर मास है ना, यानी जो मास आपको उसने बता रखा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या लिखोगे बेटा Tp इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी ये स्लोप है इसका, यानी उस वक्र का ये ढाल है और ढाल m के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखो बेटा कि जिसके लिए ढाल छोटा होगा, जिसके लिए ढाल छोटा होगा उसके लिए मास ज्यादा होगा। तो देखो बेटा ढाल कौन से वाले का छोटा होना चाहिए, इधर इस वाले कर्व से बात करते हैं तो इसके लिए देखो ये कितना हुआ बेटा θ1 हुआ और इस वाले के लिए बेटा ये कितना हुआ θ2 हुआ। तो देखो दोनों ग्राफ से देखते हैं बेटा कितना बन रहा है कि θ1 इज लेस देन θ2। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसके लिए मास कम होगा, देन m1 इज ग्रेटर देन m2। तो देखिए बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल होता है। आगे बात करेंगे बेटा थर्ड न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट में बेटा आप लोगों को थर्ड न्यूमेरिकल ध्यान से सुनो। आपको बेटा ये कोई कर्व बता रखा है, ये कोई कर्व बता रखा है, इधर P है और इधर T है। बेटा PT वक्र कहाँ मिलता है आप लोगों को, PT वक्र आप लोगों को गैलुसेक नियम में मिलता है, ओके। और इस गैलुसेक नियम में आपको बताया हुआ है कि ये कोई लाइन जा रहा है, यहाँ से कितना लाइन जा रहा है, ये A पॉइंट पे है और ये B पॉइंट पे, ठीक है। इसके लिए वॉल्यूम VA होगा और इसके लिए वॉल्यूम VB होगा, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि VA इज ग्रेटर देन VB, VB इज ग्रेटर देन VA, VA इक्वल टू VB और फोर्थ है नन ऑफ दीज, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए बेटा इसको आपको किस प्रकार से सोल्व करना है।
ध्यान से सुनो बेटा, क्या बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिए कि अगर आपको पीटी वक्र दिया हुआ है तो पीटी वक्र के लिए आप लोगों को क्या करना है बेटा, स्लोप डालना है। और इसके लिए बेटा स्लोप यहां से डालना, आ रही है बेटा बात समझ में? ठीक है, तो बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनते चलो कि यहां पे आप लोगों ने देखा कि टेम्परेचर एक्सपेंड हो रहा है, यानी टेम्परेचर इसके लिए TA होगा और इसके लिए TB होगा, इसके लिए प्रेशर PA होगा, इसके लिए प्रेशर PB होगा। तो बेटा ध्यान से सुनो कि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या ऐसा यानी आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो इसको कि P अपॉन T इक्वल टू नियत, यानी इसका एक पूरे का स्लोप तो नियत होना चाहिए। तो ध्यान दो कि अगर ये नियत है लेकिन इस नियत के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम का वक्र बढ़ रहा है, यानी वॉल्यूम एक सीधी रेखा के रूप में बढ़ता जा रहा है। अगर वॉल्यूम एक सीधी रेखा के रूप में बढ़ता जा रहा है तो VA की तुलना में VB का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो क्या हुआ बेटा यहाँ पे कि VB इज ग्रेटर देन VA। देखो बेटा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन हुआ बेटा। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए बात करते हैं। कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल के केस में आप लोगों को बेटा देखो क्या क्या वैल्यू पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मैं बेसिकली एक जानकारी बता रहा हूं आपको क्योंकि एससीबी सोल्व करने के लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीबी के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, एससीबी के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपको बेटा क्या क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, पार्टिकलों की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, और फोर्थ के बाद में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें आपको बेटा डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या डेंसिटी, एक क्वेश्चन है ना बेटा, कौन सा, शिमला वाला कालका वाला, यानी शिमला पे इतना टेम्परेचर कालका पे इतना टेम्परेचर, तो उनके बीच में क्या संबंध होगा, नंबर ऑफ मोल्स में क्या संबंध होगा। ठीक है, अब देखो बेटा कि ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बेटा आप लोगों को क्या करना है, मैं फॉर एग्जांपल आपको 1 मिनट फटाफट से समझा देता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किस पे, एसटीपी पे। एसटीपी जानते हो ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, उनकी सिचुएशंस क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा जब भी एससीबी को सोल्व करोगे तो एससीबी में देख लो 1 मिनट कि आपको सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बेटा मैंने आपको लेक्चर में भी 2 मेथड बताए हैं, जब आपको मॉलिक्यूलर मास पता हो और सेकंड आपको नंबर ऑफ पार्टिकल पता हो। अब बेटा बात करते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के केस में कैपिटल M, ये वाला आपका वेट क्या होगा उसने इक्वेशन में दिया हुआ होगा। ठीक है, जबकि ये वाला क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान है इनका, आणविक द्रव्यमान है, यानी यहां से आप नंबर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको किसी का मास फाइंड आउट करना है, किसी गैसेस पार्टिकल का मास यानी फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। आगे बेटा देखो कि यदि आपको क्वेश्चन में उसने क्या बता रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे हैं, एससीबी में ऐसा भी पूछा हुआ है, देखना बेटा क्या नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे हुए हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से कैसे सोल्व करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन आवागाद्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन आवागाद्रो नंबर। ये है बेटा आप लोगों के पास में नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये क्या है बेटा, आवागाद्रो नंबर। और आवागाद्रो नंबर आप लोगों को पता है 6.023 × 10⁻23। तो बेटा यहां से देखना कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। कर सकते हो बेटा। चलो अब बेटा आगे सुनिए कि इसके बाद में जो एससीबी में न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं, उन न्यूमेरिकल में आपसे बेटा क्या पूछा हुआ है, आपसे डेंसिटी का फॉर्मेट पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है बेटा, डेंसिटी बता रखी है,
ठीक है, और डेंसिटी के बाद में उस गैस का मास पूछा हुआ है, ठीक है। तो डेंसिटी निकालने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि वैसे मैंने बीच लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि डेंसिटी किस प्रकार से निकालते हो। भाई वापस से सीख लो डेंसिटी निकालने का मेथड क्या है और डेंसिटी को किस प्रकार से चेंज करना होता है। आप लोगों को पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, आदर्श गैस समीकरण, उस आदर्श गैस समीकरण से देखो बेटा क्या लिखना होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखना होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स, जहां एन मोलों की संख्या है। तो बताओ बेटा पीवी इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, आरटी होना चाहिए। तो देखो बेटा ये कितना हुआ, पीएम इक्वल टू स्मॉल एम वी आरटी, मास पर वॉल्यूम। अरे बेटा मास पर वॉल्यूम को ही तो डेंसिटी कहा जाता है, बिल्कुल आ रही है बात समझ में, आएगी बेटा बात समझ में। तो बोलो डेंसिटी रो इक्वल टू कितना हुआ बेटा, पीएम अपॉन आरटी। अरे हुआ नहीं हुआ, हो गया। चलो अब बेटा आगे बात करते हैं और बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना कि इसके बाद में एससीबी में कुछ न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं, उनमें आपको ना पी का वैल्यू नहीं बता रखा। क्या? पी का वैल्यू नहीं बता रखा। अगर आपको पी का वैल्यू नहीं बता रखा उन केसेस में आप लोगों को क्या करना है बेटा, P इक्वल टू रोजी एच, P इक्वल टू रोजी एच लेके सोल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। ये तो सीखा है आप लोगों ने, ठीक है। चलो इसके बाद में बेटा और बात की जाती है कि एससीबी के यानी यहां तक के जो बेसिकली न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है, 10 तक के, वो आप लोग इनसे सोल्व कर लोगे और इनसे बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज है बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना। क्या? कैलकुलेशन का ध्यान रखना। और उस कैलकुलेशन में बेटा क्या ध्यान रखना है वो सुनो कि आप लोगों को अगर एसटीपी की कंडीशन बता रखी है, उस एसटीपी की कंडीशन में आप लोगों को क्या मानना है कि P इक्वल टू 1 atm, और 1 atm इक्वल टू कितना होता है, 1.003 10 की पावर 5 पास्कल, और ये होता है बेटा, तो अपन इसको 10 की पावर 5 पास्कल ही सोल्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इनके बेसिस पे, और भी अच्छा वाले न्यूमेरिकल, ठीक है। देखो आपके पास में बेटा एक न्यूमेरिकल के थ्रू ये बताया हुआ है, आपके पास में कोई गैसेस पार्टिकल्स है और उन गैसेस पार्टिकल के लिए उसने ये बोला कि आपके पास में एक बीकर है, एक बीकर अलग है और एक बीकर अलग है। सपोज किया बेटा आपके पास में ऐसे दो बीकर है, एक बीकर ये है और एक बीकर ये, ठीक है। इस बीकर में 1 मोल, बेटा बिल्कुल ध्यान से देखते चलना, ठीक है। इस बीकर ए में 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, और इस बीकर बी में 1 मोल डाइएटॉमिक गैस है, ठीक है। तो उसने बोला कि यदि दोनों बीकर को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, भाई दोनों बीकर को एक साथ कंबाइन करोगे तो दोनों की गैस भी क्या होगी, मिक्सचर होगी। अरे होगा नहीं होगा? होगा बेटा। तो दोनों की गैस क्या होगी बेटा, मिक्सचर होगी, यानी ए और बी दोनों की गैस मिक्सचर होगी। तो उसने पूछा है बेटा इस मिक्सचर के लिए गामा का वैल्यू कितना होगा। क्या? इस मिक्सचर के लिए गामा का वैल्यू कितना होगा। तो देखो बेटा मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जब भी गैसों का मिक्सचर होता है तो उस मिक्सचर के लिए भी आपको गामा का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, मींस गामा मिक्सचर, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन में उसने नंबर ऑफ मोल्स बता रखे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स के साथ में ये भी बता रखा होगा कि वो गैस मोनोएटॉमिक है या फिर डायटोमिक गैस है। देखो कंटेनर ए के लिए जो गैस बता रखी है वो कंटेनर ए के लिए आपको मोनोएटॉमिक गैस बता रखी है, और बेटा मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू कितना होता है बोलो, 5/3 होता है, ओके। और डायटोमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू कितना होता है बेटा, 7/5 होता है,
ठीक है। गामा मिक्सचर के लिए देखते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा इसके लिए गामा कितना हो जाएगा कि गामा 1 कितना होगा बेटा 5/3 और इसके लिए गामा 2 कितना होगा बेटा बोलो 7/5। वी नो दैट कि गामा मिक्सचर किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। आप लोगों को मैंने समझाया बेटा कि n1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस n2 अपॉन गामा 2 माइनस 1 इक्वल टू n1 प्लस n2 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1। इस प्रकार से सोल्व करना होता है क्या बेटा? हाँ बिल्कुल, आपको इसी प्रकार से गामा मिक्सचर फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए बेटा मोनो एटॉमिक गैस का मोल कितना है, एक मोल के लिए बात कर रहे हो तो ये देखो बेटा 1 अपॉन कितना हुआ बेटा ये 5/3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 7/5 माइनस 1 इक्वल टू दोनों के मोल कितना हो गया 1 प्लस 1 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1। बेटा आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा 3/2। भाई यहां से 3 2 3/2 यहां से कितना हुआ बेटा 5/2 इक्वल टू 2 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1 कितना हो गया बेटा ये बोलिए 8 यानी 4 इक्वल टू 2 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1 गामा मिक्सचर माइनस 1। देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनते चलो, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा 2 गामा मिक्सचर माइनस 2 इक्वल टू 1। तो देखिए बेटा गामा मिक्सचर का वैल्यू आप लोगों को किस प्रकार से फाइंड आउट होने वाला है। गामा मिक्सचर का वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट होने वाला है 2 गामा मिक्सचर इक्वल टू 2 गामा मिक्सचर इक्वल टू कितना होगा 3। तो बोलो गामा मिक्सचर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3/2। ये आपका सॉल्यूशन होता है, यानी आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आपको वहां पे क्या बता रखा होगा इनके नंबर ऑफ मोल्स बता रखे होंगे, लेकिन वो आप लोगों को कभी गामा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पहले से मालूम होना चाहिए कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है और डायटोमिक गैस के लिए गामा कितना होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए। देखो बेटा बात की जा रही है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, बिल्कुल अच्छा न्यूमेरिकल है और बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना। उसने बोला है कि नियत दाब पर कोई द्विपरमाणु गैस रखी हुई है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। नियत दाब पर कोई द्विपरमाणु गैस रखी हुई है तब इस गैस की आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि का मान होगा। तब इस गैस की आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि का मान होगा। तो देखिए बेटा इस टाइप का न्यूमेरिकल तो आप लोगों ने अभी देखा नहीं और ये कंसेप्ट भी नहीं पढ़ा। ओके चलो पहले कंसेप्ट के लिए बात की जाती है बेटा कि नियत दाब पर होने वाली आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट की जाती है। इससे बेटा कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट की जाती है और जो वृद्धि होती है ना एफ वो बेटा गामा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है बेटा? गामा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बिल्कुल ध्यान से याद रखना कि F इक्वल टू 1/r, ये F किसको व्यक्त कर रहा है? ये F व्यक्त कर रहा है नियत दाब पर गैस की आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि को व्यक्त कर रहा है। तो देखिए बेटा कि डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू कितना होता है बेटा 7/5 होता है क्या? ओके तो देखिए बेटा F इक्वल टू 1/7/5, तो F इक्वल कितना हो जाएगा 5/7।
यानी उसमें कितने वृद्धि हुई, यानी उस गैसेज के लिए ऊर्जा के कुल कितने भाग हैं, उस गैसेज के लिए ऊर्जा के कुल 7 भाग हैं, उन 7 भाग में से 5 पार्ट्स इंक्रीज हो गए। कितने पार्ट्स इंक्रीज हुए बेटा, 5 पार्ट्स इंक्रीज हो गए। इस टाइप से भी आपके पास में न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल उसने ये पूछा है आप लोगों से कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रखा है और गामा बता रखा है। तो उसने पूछा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा में क्या संबंध होगा, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा में क्या संबंध होगा। ये चीजें मैं आप लोगों को लेक्चर में भी समझा चुका हूं बेटा पहले, कि हम लोगों ने याद करो एक संबंध निकाला था, गामा इक्वल टू 1 + 2 अपॉन एफ। क्या गामा इक्वल टू 1 + 2 अपॉन एफ निकाला था बेटा। चलो जिन स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं दिया या जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा वो भी यहाँ पे वापस से देख लीजिए कि गामा का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं एफ के फॉर्म में। ठीक है, देखो बेटा we know that कि गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। गामा क्या होता है बेटा, सीपी अपॉन सीवी, वेयर सीपी क्या होता है, सीपी इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और सीवी इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यानी नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और ये क्या है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। तो देखो बेटा ये क्या होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और ये क्या होगा बेटा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, देखिए बेटा कि सीवी होता है बेटा FR/2 और आप लोगों को पता है कि सीपी इक्वल टू क्या होता है, सीवी प्लस आर होता है ना बेटा। तो देखो कि सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, FR/2 प्लस आर, सिंप्लीफाई करोगे आर कॉमन आ गया, कितना बचा बेटा F/2 प्लस 1। अब देख लो बेटा सीवी भी आपके पास में है और सीपी भी आपके पास में है, तो गामा किस प्रकार से फाइंड आउट करोगे कि गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। तो कितना होगा बेटा ये F/2 प्लस 1 इंटू आर अपॉन F/2 आर से आर कैंसिल आउट किया। ठीक है, और यहां से 2 एलसीएम लेके कितना हो जाएगा बेटा F+2 अपॉन F, देन इसको सिंपलीफाई करोगे कितना हो जाएगा 1+2 अपॉन F। आई क्या कुछ बात समझ में कि गामा इक्वल टू कितना होता है बेटा 1+2 अपॉन F। यदि किसी क्वेश्चन में आपको गामा बता रखा हो और डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लिया जाए, क्या यदि किसी क्वेश्चन में गामा बता रखा हो और डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लिया जाए तो देखो बेटा किस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, देखो अभी यदि आपको बेटा उसने क्वेश्चन के में गामा का वैल्यू बता रखा है या गामा सिर्फ इतना बता रखा है और गामा बताने के बाद में उसने डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लिया, या ऐसा भी तो पूछ सकता है कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही है। तो देखो बेटा कि गामा इक्वल टू 1+2 अपॉन एफ, इसको सिंपलीफाई करोगे r - 1 इक्वल टू 2 अपॉन एफ, तो बोलो f इक्वल कितना होगा 2 अपॉन गामा माइनस 1। ये चीज बेटा मैंने आपको लेक्चर में भी बता रखी है, जब गामा के लिए लेक्चर बताया था उस टाइम भी मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बता रखी थी। ठीक है बेटा, आगे देखिए देखो बेटा जैसे आप लोगों को उसने बताया ये आप लोगों के पास में कोई ट्यूब है, आप लोगों के पास में ये कोई एक ट्यूब है, मान लिया इस ट्यूब के बेटा 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ओके, यहां से और यहां से, मतलब ये वाली सेपरेशन बहुत नेग्लिजिबल है और ये सेपरेशन इनकी 100 सेंटीमीटर है।
कितनी है बेटा 100 या 200 सेंटीमीटर सपोज करिए, कितनी है बेटा 200 सेंटीमीटर। इस तरफ जो गैस भरी हुई है वो बेटा HCl गैस भरी हुई है, और इस तरफ जो गैस भरी हुई है वो बेटा NH3 गैस भरी हुई है, अमोनिया। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया बेटा, यहां से मैंने इसका वाल्व ओपन कर दिया और यहां से भी इसका वाल्व ओपन कर दिया। एट ए टाइम मैंने दोनों वाल्व को एक साथ ओपन कर दिया। ठीक है, तो उसने ये पूछा है कि बिंदु ए से कितनी दूरी पर NH4Cl के श्वेत धूम प्राप्त होंगे। ठीक है, यदि दोनों गैसों को एक साथ ट्यूब में छोड़ दिया जाए तब बिंदु ए से कितनी दूरी पर NH4Cl जानते हो ना, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl के श्वेत धूम्र प्राप्त होंगे, श्वेत धूम्र प्राप्त होंगे। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने एक ना केमिस्ट्री में मतलब देखा होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या काम मिले भाई, क्या काम में लेते हैं बेटा, डिफ्यूजन लॉ, ग्राम का विसरण नियम, और ग्राम के विसरण नियम से बात करते हैं बेटा। बिल्कुल ध्यान से देखते चलना कि इसका मोलिकुलर मास HCl का मोलिकुलर मास कितना होगा 36.6, और इसका मोलिकुलर मास कितना होगा बेटा 17। ठीक है, अब बेटा क्या देखा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, और रेट ऑफ डिफ्यूजन के केस में मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, D/T होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एट सेम टाइम पे छोड़े हुए हैं तो टी का वैल्यू तो सेम होगा, तो बोलो R1 और R2 है वो किसके फॉर्म में होंगे, D1 और D2 के फॉर्म में होंगे। तो बोलो R अमोनिया के लिए, R HCl के लिए कितना होगा बेटा, डिस्टेंस किसके द्वारा, NH3 के द्वारा, अपॉन डिस्टेंस किसके द्वारा, डिस्टेंस HCl के द्वारा। वी नो दैट कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो उसके आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बिल्कुल, तो देखो बेटा कि रेट ऑफ NH3 अपॉन रेशियो HCl कितना होगा, मोलिकुलर मास ऑफ HCl अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया। ठीक है, इसको बेटा आप लोग सिंपलीफाई कर लो आसानी से। तो देखो कि ये डिस्टेंस के फॉर्म में, और हमें डिस्टेंस को हमें कहां से निकालनी, बिंदु ए से तो कौन देगा, ये वाला पॉइंट देगा। तो देखो बेटा कितना हुआ है यहां से कि डिस्टेंस ऑफ अमोनिया अपॉन डिस्टेंस ऑफ HCl कितना हुआ बेटा 17/36.5। ठीक है, यहां से बेटा आप इसको सिंपलीफाई कर लेना, यहां से सिंपलीफाई कर लेना, फिर उसके बाद में आप लोगों को देखना है कि सेम टाइम पे कि कौन सा वैल्यू कितना ज्यादा दूर जा रहा होगा, क्या कौन सा वैल्यू कितना ज्यादा दूर जा रहा होगा। देखो कि अमोनिया तो यहां से लेकर यहां ज्यादा दूरी पे पहुंचेगी, क्योंकि अमोनिया के लिए देखो यार मोलिकुलर मास कम है तो ये ज्यादा फास्ट मूव कर रही होगी, और HCl के लिए मोलिकुलर मास ज्यादा है तो ये धीमे धीमे मूव कर रही होगी। जब आप इसका कैलकुलेशन सोल्व करोगे, यानी इनका रेशो लेना, रेशो लेने के बाद में क्या आएगा बेटा, रूट आएगा, तब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो बिंदु ए से जो सेपरेशन निकलेगी ना HCl की, क्या HCl द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, वो निकलेगी बेटा 81 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, सोल्व करके देख लेना। ओके, देखो बेटा यहाँ पे आगे और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ठीक है, अब तक आपने देखा
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बेटा देखो न्यूमेरिकल सेक्शन को सोल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जितने भी फैक्ट बताए जा रहे हैं उनको बार बार रिकॉल करो और अच्छे से समझो कि वो फैक्ट क्या है और मुझे कैसे अप्लाई करना है। देन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत आसानी से सोल्व हो जाती है। ठीक है, देखिए बेटा प्रॉब्लम आपके पास में नेक्स्ट एग्जांपल है कि दो गैसेज बता रखी है। क्या? दो आइडियल गैस बता रखी है। ठीक है, यदि दो आदर्श गैस तापमान T1 व T2 पर मिश्रित की जाती है, एवं इनके द्रव्यमान व मोलों की संख्या इनके द्रव्यमान व मोलों की संख्या करने से N1 व M2 है, तब मिश्रण का तापमान ज्ञात कीजिए कि उस स्थिति में मिश्रण का तापमान क्या होगा। ठीक है, हमें इस बारे में बात करनी है कि मिश्रण का तापमान किस प्रकार से निकाला जाए। ठीक है बेटा, आपके पास में कोई भी गैस है और उस गैस को आपने मान लिया क्या है एट टेम्परेचर T1 और एट टेम्परेचर T2 माना जा सकता है। तो देखिए बेटा, अगर इस प्रकार से वो गैसेज है, अब आपने क्या किया उस गैस को मिश्रित किया, तो मिश्रित करने पे क्या होगा कि टोटल मिक्सचर का टेम्परेचर एक समान हो जाएगा। क्या होगा बेटा? टोटल मिक्सचर का टेम्परेचर एक समान हो जाएगा। अगर टोटल मिक्सचर का टेम्परेचर एक समान हो जाएगा, उस स्थिति में मुझे सोल्व करना है, तो मुझे अज्यूमेशन ये मानना है कि इसके दौरान कोई भी ऊर्जा हानि नहीं होती है, यानी डेल्टा E इक्वल टू 0। ये मान के मुझे सोल्व करना है कि इस दौरान कोई भी ऊर्जा हानि नहीं होती है। तो देखिए बेटा कि ऊर्जा संरक्षण से यानी एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं मैं, और एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं अप्लाई करता हूं तो बताओ बेटा क्या होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग E इक्वल टू E1 प्लस E2 होना चाहिए। बोलिए बेटा कंफर्म। तो देखो बेटा E क्या होता है NKT, क्या NKT। तो इधर देखिए बेटा इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए N1 प्लस N2, क्योंकि आपने ये किया, ये कंटेनर है, इनके लिए टेम्परेचर T1 है, इसके लिए टेम्परेचर T2 है, इसका मास M1 है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसके लिए मास M2 है, नंबर ऑफ मोल्स M2 है। ठीक है, इसके लिए एनर्जी E1 होगा तो इसके लिए एनर्जी E2 होगा। देन आपने क्या किया, इनको मिक्स किया और मिक्स करने पे टोटल एनर्जी E हुआ। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा N1 प्लस N2, लेकिन इसका टेम्परेचर तो कितना हो गया बेटा T हो गया। ये निकाल रहे हैं किसके लिए बेटा, प्रति अणु के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, प्रति अणु के लिए। और जब भी प्रति अणु के लिए बात करते हो तो कितना आता है 3/2 kT आता है ना बेटा, बोलो। तो कितना हो गया ये N1 प्लस N2 इंटू KT। ओके, अब इस KT में देखो नंबर ऑफ मोल्स है। आप मान लो कि वो गैस कैसी है, मोनोएटॉमिक गैस मान के सोल्व कर रहे हैं बेटा। तो कितना हुआ N1 3/2 K T1 प्लस N2 3/2 K T2। देखो बेटा 3/2 K कैंसिल आउट हुआ, N1 प्लस N2 इंटू T इक्वल टू कितना हुआ बेटा, ये N1 T1 प्लस N2 T2। आपको बेटा क्या फाइंड आउट करना है, आपको उस गैसियस मिक्सचर का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कि उस गैसियस मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है। तो उस गैसियस मिक्सचर का टेम्परेचर आपने बेटा कितना मान लिया, T मान लिया। तो देखिए कि इस गैसियस मिक्सचर का टेम्परेचर T कितना हो जाएगा बेटा,
N1T1 प्लस N2T2 अपॉन N1 प्लस N2। ये क्वेश्चन बेटा जेई में पूछा हुआ, ठीक है। चलो इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको क्या होता है, डेल्टा E इक्वल टू 0, यानी जब आप गैस को मिक्सर कर रहे हो तो उसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, और जब कहीं पे एनर्जी का लॉस ना हो तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना होता है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा कि स्टार्टिंग का एनर्जी और फाइनल सिचुएशन का एनर्जी दोनों ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए देखिए कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि आपके पास में एक कोई बीकर है, बड़ा बीकर है, लेकिन उसके बीच में कोई वॉल्व लगा रखा है। सपोज कीजिए ये आपके पास में इस प्रकार से कोई कंटेनर है, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। ये आपके पास में कोई दो कंटेनर है, इस प्रकार के आपके पास में कोई दो कंटेनर सपोज कीजिए, ठीक है। और इन कंटेनरों के बीच में एक वाल्व लगा रखा है, यानी वाल्व से इसको बंद कर रखा है, ठीक है। इस कंटेनर के लिए प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, जबकि इस कंटेनर के लिए प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है। मान लिया। अब देखिए उसने बोला है कि यदि इस पिस्टन को ओपन कर दिया जाए, यानी इस पिस्टन को यहां से हटा दिया जाए खोल के, तो क्या होगा कि टोटल बीकर के लिए या इस पात्र के लिए टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। तो देखो बेटा इस सिचुएशन में क्या होगा कि इसने इसको ऐसे मूव किया, ठीक है, ये हटा दिया। उस सिचुएशन में भाई T1 V1, लेकिन टेम्परेचर तो T होगा, और इसके लिए कितना होगा P2 V2 और टेम्परेचर वापस से T होगा, यानी टेम्परेचर में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। क्या समझे बेटा कि टेम्परेचर में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। फाइनल सिचुएशन में दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर। और जब भी बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर की बात आएगी, क्या जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर की बात आएगी, उस सिचुएशन में देखो आपको क्या करना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर की सिचुएशन में, क्योंकि भाई दोनों का टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, और मतलब इक्वल होने पे मैं इसको क्या मान सकता हूँ, नियत टेम्परेचर मान सकता हूँ। नियत टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा कि पहली वाली सिचुएशन से देखा जाए तो पहली वाली सिचुएशन से बेटा क्या लिखोगे आप लोग, बोलो भाई। इसके लिए जो टोटल P है, क्या बेटा, इसके लिए जो टोटल P है, ठीक है। तो पहली वाली सिचुएशन के लिए अगर आप टोटल P लिख रहे हो तो टोटल P से क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कंजर्वेशन करना है। अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स कंजर्वेशन कर रहे हो तो बेटा नंबर ऑफ मोल कंजर्वेशन से देखो कि यहां से क्या हो जाना चाहिए P, अगर दोनों को मिला दिया तो भाई ना प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा नहीं होगा, बोलो। अरे इस सिचुएशन में दोनों का प्रेशर भी चेंज होगा ना, अरे कंफर्म सी बात है, दोनों एक साथ मिलेंगे तो प्रेशर भी चेंज होगा, और प्रेशर चेंज होगा तो कितना हो गया V1 प्लस V2 अपॉन T इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2, ऐसा होना चाहिए। और सेकेंड सिचुएशन में देखो बेटा कि जब टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो आप लोग क्या लिखोगे, P V1 प्लस V2 इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि बाद में मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा, एक समान हो जाता है। अगर मिक्सचर का टेम्परेचर एक समान हो जाएगा तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। उसने आपसे बोला है कि मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा, क्या मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, तो आप भाई आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 2 में इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट,
तो देखो कि कैंसिल आउट करोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना बचा टी, ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा बेटा ऊपर जाएगा तो कितना हो गया t1 v1 प्लस t2 v2, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ गया t1 t2, नीचे वाला ऊपर पहुंच गया कितना बचा t1 v1 t2 प्लस t2 v2 t1, यानी बाहर का टेम्परेचर इतना होने वाला है। ओके ठीक है। इस न्यूमेरिकल में देखो बेटा खास बात क्या याद रखनी थी मिक्सचर, और जब आप इसको मिक्स करोगे उस सिचुएशन में टी चेंज होने से टी भी क्या हो जाएगा बेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए बात करते हैं। ये आपको कोई वक्र बता रखा है, इधर P है और इधर Z फैक्टर है यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z, और इनका जो ग्राफ बनाया हुआ है वो किस प्रकार से बनाया हुआ है, ग्राफ बिल्कुल ध्यान से देखना। इस प्रकार से बनाया हुआ है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2। ठीक है, उसने आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, T1 is greater than T2, T1 is less than T2, T1 equal to T2, none of these, none of these। तो देखिए बेटा आप इसको ना किस प्रकार से बताओगे, आपको पता है कि z इक्वल टू 1 कहां पे होता है बेटा, कौन सी गैस के लिए होता है, आइडियल गैस के लिए होता है। ध्यान से सुनते जाना, किसके लिए होता है बेटा आइडियल गैस के लिए। और कोई भी रियल गैस आइडियल गैस में कब चेंज होती है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। तो बेटा ये सिचुएशन कब आती है बेटा, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ऐसी सिचुएशन आती है। अब आप लोग देखिए कि जो वक्र टेम्परेचर के जितना ज्यादा पास होगा यानी हाई टेम्परेचर के जितना ज्यादा पास होगा उसका तो बेटा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ से आप क्या बताओगे कि T1 इज ग्रेटर देन T2। ओके ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, अब आगे और न्यूमेरिकल के लिए बात करते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने सिखाया था कौन सा, आंशिक दाब नियम। ठीक है, आंशिक दाब नियम से संबंधित भी बेटा कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। वो देखिए आपको बोला गया कि एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। ठीक है, दो कंटेनर अलग से। इस कंटेनर के लिए जो प्रेशर है वो 2 atm और इसके लिए 1 atm। इसके लिए O2 गैस भरी हुई है और इसके लिए ऑर्गन गैस भरी हुई है। उसने बोला कि किसी पाइप के द्वारा इन दोनों कंटेनर को ऐड कर दिया गया। तब इस टोटल सिस्टम का प्रेशर कितना होगा, भाई इस पूरे सिस्टम में दो कैसी गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस है, भाई अक्रिय गैस है ना। और अक्रिय गैसों के लिए ही डाल्टन का आंशिक दाब नियम लागू होता है। तो डाल्टन के आंशिक दाब नियम से होता है क्या बेटा, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 Pn। लेकिन अपने पास में तो यहाँ पे देखो बेटा ना कितना प्रेशर बता रखे हैं, दो प्रेशर बता रखे हैं। तो क्या होना चाहिए बेटा, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। तो देखिए बेटा कि P इक्वल टू P1 प्लस P2, तो बताओ P इक्वल कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 1, तो P इक्वल टू 3.5 हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को नहीं। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा कि आप लोगों को मैंने VRMS से संबंधित न्यूमेरिकल भी बताए थे। ठीक है, बेसिकली डाटा वाले न्यूमेरिकल आप लोग सोल्व कर लेना। ठीक है, क्योंकि डाटा वाले न्यूमेरिकल में तो आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना होता है कि VRMS इक्वल टू रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर डॉट 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 Vn स्क्वायर अपॉन n, उससे सोल्व कर लेना। अगर वो औसत वेग आपसे मतलब ज्ञात करवाता है तो क्या करोगे बेटा,
V एवरेज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn अपॉन n ऐसे निकाला जा सकता है। लेकिन अब मैं VRMS के संबंध में एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, तो अच्छे से देखना बेटा, ठीक है। बहुत सिंपल है लेकिन ध्यान देना है। देखो बेटा, किसी पात्र में तापमान T पर कोई द्विपरमाणु गैस भरी हुई है। यदि पात्र का तापमान दुगना कर दिया जाए, तो द्विपरमाणु गैस दो अणुओं में विभक्त हो जाती है। यदि पात्र का तापमान दोगुना कर दिया जाए, तो यह गैस दो अणुओं में विभक्त हो जाती है। दो अणुओं में विभक्त हो जाती है, ठीक है। तब विभक्त अणुओं के लिए VRMS का मान होगा क्या? विभक्त अणुओं के लिए VRMS का मान क्या होगा बेटा? हम लोगों को पता है कि VRMS टेम्परेचर पे डिपेंड होता है और VRMS इक्वल टू रूट ऑफ 3RT अपॉन m। ऐसा ही होता है बेटा। देखो, we know that VRMS इक्वल टू रूट ऑफ 3RT अपॉन m। पहले वाली सिचुएशन में क्या बता रखा है? रूट ऑफ 3RT अपॉन m। आगे उसने क्या किया बेटा? देखो कि केस सेकंड में क्या किया कि जब टेम्परेचर कितना किया, 2 टाइम्स किया, तो डबल मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गए, यानी द्विपरमाणु गैस टूट के एकल परमाणु गैस में चेंज हो गई। तो बेटा क्या हुआ कि मास भी तो क्या हुआ होगा? आधा हुआ होगा ना। अगर मास आधा हुआ होगा तो देखो बेटा, पहले वाली सिचुएशन में हम लोगों ने कितना माना है? मास m माना है, तो टूटने के बाद में मास कितना होगा? m/2 होना चाहिए क्या? बिल्कुल। तो देखो बेटा, केस सेकंड में आप लोगों को जो VRMS निकालना है वो VRMS कितना होना चाहिए? रूट ऑफ 3R और t की जगह बेटा 2t अपॉन m की जगह कितना लिखोगे बेटा? m/2। तो देखो ये 2 2 4 का 12 आ गया 2 रूट ऑफ 3RT अपॉन m। तो बताओ कितना हुआ? ये 2v होना चाहिए। कितना हुआ? 2v। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। अगला वाला न्यूमेरिकल काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, आपको कोई इक्वेशन बता रखा है P प्लस AT स्क्वायर अपॉन B ब्रैकेट B पावर C इक्वल टू RT प्लस B एवं P इक्वल टू A V की पावर M माइनस B V की पावर N, ठीक है। ये समीकरण और ये समीकरण एक समान है, तब n का मान होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। P प्लस AT स्क्वायर अपॉन B ब्रैकेट V की पावर C इक्वल टू RT प्लस B के तुलना यदि P इक्वल टू A V की पावर M माइनस B की पावर B V की पावर N से की जाती है और दोनों समान प्राप्त होते हैं, तो वो बोल रहा है कि समान कब प्राप्त होंगे? उस सिचुएशन में m का मान कितना होगा और n का मान कितना होगा, ठीक है। देखो बेटा, आपको बेटा यहां पे दिया हुआ है कि P प्लस AT स्क्वायर V, ये देखो बेटा V की पावर C उधर ले आएगा तो कितना बन जाएगा? RT प्लस B V की पावर माइनस C। तो P इक्वल टू कितना बना बेटा? RT प्लस B V की पावर माइनस C माइनस AT स्क्वायर V की पावर माइनस
1 इक्वेशन फर्स्ट और इसी को बेटा इक्वेशन सेकंड मान लो। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की कंपैरिजन करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की कंपैरिजन करते हैं। तो देखो बेटा ये वाला पूरा वैल्यू क्या बन जाना चाहिए, a बन जाना चाहिए, और ये वाला पूरा वैल्यू क्या बन जाना चाहिए, b बन जाना चाहिए। तब बेटा यहाँ से आप लोग क्या लिखोगे, तब यहाँ से आप लोग लिखोगे बेटा m इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का c हो गया, और n इक्वल टू कितना हो गया बेटा, माइनस का 1 हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब बेटा आगे बात की जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है और बहुत सिंपल है, ठीक है, कंसेप्ट ध्यान से देखा होगा तो बहुत सिंपल है। हो जाएगा बेटा, देखो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोला हुआ है, आपके पास में एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है, आपके पास में 2 कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में O2 गैस है और इस कंटेनर में कौन सी गैस है, आर्गन गैस है। इधर इसके बेटा 2 मोल है और इधर इसके बेटा कितने हैं, 4 मोल, ठीक है। अब बेटा क्या कहा गया कि इन दोनों कंटेनर को एक साथ मिक्स कर दिया जाए, एक साथ मिक्स कर दिया जाए, मिक्स कर दिए, ठीक है। इन दोनों कंटेनर को एक साथ मिक्स कर दिया। भाई पहले क्या था, दोनों कंटेनर सेपरेट थे, एक कंटेनर में 2 मोल O2 गैस थी, जबकि इस वाले कंटेनर में क्या थी बेटा, 4 मोल कौन सी गैस थी, ऑर्गन गैस है। यदि दोनों कंटेनर को एक साथ मिक्स कर दिया जाए तब निकाय के लिए कुल आंतरिक ऊर्जा का मान होगा, ठीक है। निकाय की कुल ऊर्जा वापस से क्या होना चाहिए बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होना चाहिए। तो देखो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, और एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वल टू कितना बन जाना चाहिए बेटा, E1 प्लस E2। E एक्चुअली में क्या होता है, N F बोलो RT, ऐसे होता है क्या, या F/2 RT, F/2 RT होता है बेटा। तो इसके लिए N1, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, N2 F2/2 RT। बेटा देखो ऑक्सीजन कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक या डायएटॉमिक, डायएटॉमिक, और डायएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5, कितना होता है, 5। जबकि ये ऑर्गन गैस है, जो ऑर्गन तो कैसी है बेटा, मोनोएटॉमिक है, और ये कैसी गैस है बेटा, डायएटॉमिक गैस है, यानी द्विपरमाणु गैस है। द्विपरमाणु गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5, और मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, कितना आ गया, E के नंबर ऑफ मोल कितना है, 2 इंटू 5/2 RT प्लस इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3/2 RT। देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 टाइम्स कितना हुआ, 5 RT प्लस 6 RT कितना हुआ, 11 RT। तो टोटल सिस्टम के लिए जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी बेटा, 5 RT प्लस 6 RT। तो बताओ टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, E इक्वल टू 11 RT। ये आपका बेटा आंसर हुआ, ओके। आपका ये बेटा KTG समाप्त होता है, और बाद में न्यूमेरिकल आप अच्छे से सोल्व करना, ठीक है, ओके। देखिए बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है कि कोई आपको फॉर्मेट बता रखा है, क्या फॉर्मेट बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपको उसने दिया हुआ है कि P² इक्वल टू नियर, P² इक्वल टू नियर। इनिशियल सिचुएशन में उसका जो टेम्परेचर है वो T0 है और वॉल्यूम V0 है, ठीक है। तो फाइनल सिचुएशन में यदि वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए, फाइनल सिचुएशन में वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए तो फाइनल सिचुएशन में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा हुआ है बेटा कि कोई गैस है, वो गैस फॉलो कर रही है P² इक्वल टू नियत को फॉलो कर रही है। इनिशियल सिचुएशन में उसका टेम्परेचर T0 है और वॉल्यूम V0 है। आपसे पूछा गया है
कि यदि फाइनल सिचुएशन में उसका वॉल्यूम पहले के वॉल्यूम का दुगना कर दिया जाए तो उसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा या टेम्परेचर कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा आप लोगों को पता है कि जो आपको फॉर्मेट बता रखा है गिवन फॉर्मेट, आपको गिवन दैट यानी गिवन फॉर्मेट दिया हुआ है p स्क्वायर v इक्वल टू नियर बता रखा है बेटा। अब हम देखो कि आदर्श गैस समीकरण से क्या होता है बेटा, pv इक्वल टू nRT होता है आदर्श गैस समीकरण से। अगर बेटा अपन बात करते हैं आदर्श गैस समीकरण से, तो आदर्श गैस समीकरण से क्या होगा बेटा, pv इक्वल टू nRT। अगर आप बात करना चाहते हो 1 मोल के लिए, तो देखो 1 मोल के लिए अगर 1 मोल के लिए बेटा बात की जा रही है तो कितना हो गया, pv इक्वल टू RT। यहाँ देखो आपको टेम्परेचर बता रखा है और वॉल्यूम बता रखा है, यानी P नहीं बता रखा, हमें P नहीं बता रखा तो P को चेंज करना है, P को चेंज करना है। किसके फॉर्मेट में चेंज करना है बेटा, V के और T के फॉर्मेट में चेंज करना है। तो देखो बेटा कितना हुआ ये कि P इक्वल टू RT अपॉन V। क्या ये P का वैल्यू p स्क्वायर v में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखना बेटा कि तब क्या होगा, तब ये बन जाएगा बेटा RT अपॉन v का होल स्क्वायर इंटू v इक्वल टू नियर बन रहा है बेटा। देखो ये कितना हुआ यहाँ से, ये हुआ बेटा r स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन v इक्वल टू नियर। भाई r भी तो नियत है तो कितना होगा t स्क्वायर v इक्वल टू नियर बना। जब फाइनल सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो फाइनल सिचुएशन में उसने वॉल्यूम को भी चेंज किया और टेम्परेचर को भी चेंज होगा। टेम्परेचर में तो ऑब्वियसली बात है कि जब वॉल्यूम चेंज होगा तो बेटा टेम्परेचर भी चेंज होना चाहिए। एंड टी डैश स्क्वायर और वी डैश इक्वल टू नियर ऐसा होना चाहिए। देखो बेटा बाद वाली सिचुएशन में वॉल्यूम को कितना कर दिया बेटा, दुगना कर दिया। अगर दुगना कर दिया तो कितना हुआ ये टी डैश स्क्वायर अपॉन 2v नॉट और इनिशियल में v नॉट इक्वल टू नियर। ये देखो बेटा दोनों वैल्यू नियत है तो ये आपस में दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो कितना बन रहा है बेटा, टी स्क्वायर अपॉन वी नॉट इक्वल टू टी डैश स्क्वायर अपॉन 2v नॉट। v नॉट से v नॉट कैंसिल आउट हो बेटा, टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 2t स्क्वायर। तो बोलो टी डैश इक्वल टू कितना होगा, √2t। तो देखो t की जगह कितना बता रखा है टेम्परेचर, आपको t की जगह टेम्परेचर बता रखा है बेटा T नॉट बता रखा है। तो ये आपका सॉल्यूशन होता है। ओके, देखते हैं।